अस्सलाम वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। माय नेम इज़ असद रिंदानी और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं क्या क्या बातें करने वाला हूं। बेसिकली देखें, मार्केट्स को देखने का ना नज़रिया होता है, ठीक है। एक व्यू होता है जिसको देख के आप बात करते हैं, जिसको देख के आप मार्केट्स को समझते हैं। एक फ़िलासफ़ी होती है आपकी जिसको आप डेवलप करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, और वो फ़िलासफ़ी जो है वो चेंज होती है वक्त के साथ साथ। द आइडिया इज़ कि मैं इस तरह से लोगों को देखता हूँ कि अगर जो है आपने आज से 5 साल पहले दुनिया की करंट हालत को देखते हुए एक नज़रिया बनाया है, और वो नज़रिया जो है 5 साल के बाद भी अगर वही है, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टक हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको देखने का जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया है ना आपका, वो इवॉल्व नहीं हो रहा है। और ये सबसे मुश्किल बात है और ख़तरनाक बात भी है। और एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट द वर्ल्ड इज़ डायनामिक, राइट। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड मूव्स अराउंड रैपिडली। जिस तरह से अगर आप क्रिप्टो में जो है ट्रेडिंग करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग वीडियो देखेंगे नॉर्मली वो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो इट्स ऑल अबाउट हाउ डू आई सी द क्रिप्टो मार्केट्स। तो अगर जो है आप 4-5 महीने पहले जाएं तो उस टाइम पे मीम कॉइन्स जो है उनका बड़ा जोर था। अब जो है मेटावर्स के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। तो और इसके साथ साथ जो है लेयर वंस के टाइम आया, कहीं पे थोड़ा टाइम के बाद जो है आपने देखा जी कि लेयर टूस चलना शुरू हो गई। तो ये किस तरह का व्यू है, मतलब ये चेंज कैसे होता है और किस तरह से जो है वो फंड मैनेजर सोचते हैं, किस तरह से रिटेल के लोग सोचते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे बेसिकली। और देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि मेरी सोच क्या है, हु एम आई। सन त्जू जो है, एक आर्ट ऑफ वॉर, एक बहुत मशहूर किताब है और आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स इन द वर्ल्ड। और तकरीबन जितने भी लोग बुक रीडर हैं या स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं या बिजनेस समझना चाहते हैं तो वो सन त्जू की जो बुक है द आर्ट ऑफ वॉर वो ज़रूर पढ़ते हैं। 4000 साल पहले लिखी गई किताब है। उसके अंदर एक बड़ी मशहूर लाइन वो कहता है, नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। तो देखें, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, सबसे पहले कि मेरा क्या व्यू है। उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि जो लोग दूसरी साइड पे खड़े हुए हैं, अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो जो बेचने वाला है वो वो मेरा एनिमी है। और अगर जो है मैं बेचना चाहता हूँ तो जो ख़रीदने वाला है वो मेरा एनिमी है। उसकी वजह ये है कि वो नीचे से ख़रीदना चाहता है, और बेचने वाला जो है, जो कि मैं हूँ, अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैं ऊपर से बेचना चाहता हूँ। तो ये व्यूज़ क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो देखें, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं किस तरह से सोचता हूँ, ठीक है, और मेरा क्या व्यू है। पहली बात तो ये है कि मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ कि जो मेरा मुकाबला है, जो मेरा कंपटीशन है ना, वो किसी रिटेल इन्वेस्टर के साथ नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं नॉर्मली, उनके जो टाइम होराइजन्स हैं, ये जो सोचने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रिक्टेड होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर प्लस लैक ऑफ एक्सपीरियंस, फिर प्लस जो है लैक ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मैक्रो परस्पेक्टिव ऑफ समथिंग। अब देखें, most of the people who know me, they know that I've worked in the institutions. I know how institutions think, and that it's the same way my thinking has been transformed in. So I think in the same way that institutional fund managers think. रिटेल की तरह नहीं सोचता मैं कि यार नीचे से लेते हैं और ऊपर बेच देते हैं। मैं बट मैक्रो प्लेस लेता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार साइकिल ट्रेडिंग जो है ना, वो किस तरह की जाएगी, किस तरह आप एक साइकिल के अंदर जो है पोजीशंस बिल्ड करेंगे और बेचेंगे। तो व्हेन आई गॉट इनटू द क्रिप्टो मार्केट्स बैक इन नवंबर, तो एक चीज़ बड़ी एविडेंट थी उस टाइम पे। पहला सवाल ये था कि यार क्रिप्टो करेंसीज को देखेंगे कैसे आप। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो यही है, किसी भी चीज़ को समझने का जो है, जो बेस है ना, वो है अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, कि हाउ डज समथिंग वर्क्स। कोई चीज़ अपनी बेस पे काम कैसे करती है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय एनालॉजी। देखिए, मिसालों से लोग आपको चीज़ समझा सकते हैं, लेकिन होगा क्या उससे कि वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो सिर्फ उन्हीं मिसालों तक महदूद रह जाएगी। लेकिन जब आप किसी चीज़ को फर्स्ट प्रिंसिपल से समझने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप टू द कोर जाके समझने की कोशिश करेंगे कि यार अगर ये कार्बोरेटर है तो ये काम कैसे करता है, ना कि ये कि कार्बोरेटर होता क्या है। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। इसी तरह जब आप क्रिप्टो करेंसीज को वैल्यू करने की बात करते हैं, जस्ट लाइक अ फंड मैनेजर, ये इंस्टीट्यूशंस की तरह, तो इंस्टीट्यूशंस का व्यू जो है वो महीने का, 2 महीने का तो नहीं होता। इंस्टीट्यूशंस जो है एक वैल्यू लॉक करते हैं और उसके बाद दे सिट ऑन दैट फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, दे वॉच देयर इन्वेस्टमेंट ग्रो, और पूरे मार्केट साइकिल को वो देखते हैं। तो वो क्या है, तो दे अंडरस्टैंड इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कि कोई चीज़ काम कैसे करती है। अब अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो व्हेन आई गॉट इनटू क्रिप्टो मार्केट्स बैक इन नवंबर, व्हेन आई स्टार्टेड thinking about it seriously, because before that I was completely a stock investor.
मेरा पोर्टफोलियो जो है वो मेजरली जो है 90% इट वाज ओनली स्टॉक्स। तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि यार ये क्रिप्टो करेंसीज काम कैसे करती हैं। ऑल्दो आई हैड एन आइडिया अबाउट कि यार क्या होता है ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, बट इन कंजंक्शन जो है दोनों को किस तरह से समझेंगे ये मुझे नहीं पता था। तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट, देन आई डिड अ कोर्स फ्रॉम MIT एज आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, एंड देन अ कपल ऑफ अदर कोर्स। फिर उसके मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करी मैंने स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो एक जो बड़ा कॉमन नोशन था ना चीज़ को समझने का, वो ये था कि अगर आपने किसी क्रिप्टो करेंसी की फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो आपने 5-6 चीज़ें करनी है। और ये लोग अपनी किताबों में भी इसकी लोगों ने बात करी। निक पटेल की बुक है, उसमें उसने जो है वो बात करी है और द प्ले बुक ऑफ एन ऑल्ट कॉइन ट्रेडर। तो उसमें उसने यही बताया कि आप सबसे पहले जो है फंडामेंटल अगर आपने किसी कॉइन को एनालाइज करना है तो आपने ये देखना है, उसका वाइट पेपर पढ़ना है। अब वाइट पेपर पढ़ के क्या पता चलेगा? देखिए, वाइट पेपर पढ़ के आपको ये पता चलता है कि किसी कॉइन की जो है वो यूटिलिटी क्या है, ये कॉइन करता क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी है क्या बेसिकली। तो इन अ नटशेल जो है वो वाइट पेपर आपको ये बताता है कि ये जो कॉइन है ये बेसिकली जो है जो सवाल उसका वो करता है वो ये है कि ये क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्व कर रहा है ये कॉइन, और ये टेक्नोलॉजी जो है किस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इसका मतलब ये है, अब इस देखें फर्स्ट प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करो कि आसान तर करते जाएं इसको। आइंस्टाइन कहता है ना कि यार इंटेलिजेंस जो है हकीकत में जो है आप किसी चीज़ को बेहतर तौर पे कितना समझते हैं वो कैसे पता चलेगा जब आप उसे जो है किसी ऐसे इंसान को समझा सकें जो बिल्कुल लेमैन है, जिसके पास उसकी बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। जब पता चलेगा कि आप जो है किसी चीज़ को बेहतर तौर पे कैसे समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि जी कॉइन जो है जब उसका वाइट पेपर आप पढ़ते हैं तो वो क्या करता है, तो देखिए वो इस सवाल का जवाब देता है कि दुनिया में एक टाइम के ऊपर एक चीज़ एक तरह से हो रही है और ये टेक्नोलॉजी जो है आके उसको ट्रांसफॉर्म करेगी, या तो उसको बेहतर करेगी या उसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करेगी और उसके इम्पैक्ट को बदलने की कोशिश करेगी। तो ये जो है इसका जवाब देता है। तो वाइट पेपर आप पढ़ लें, पहली चीज़ तो ये थी कि जी कभी भी आपने अगर किसी भी कॉइन को देखना है तो आप जो उसका वाइट पेपर पढ़ लें, उस वाइट पेपर से आपको उसकी टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या पता करनी है, दूसरी चीज़ आपको ये पता करनी है कि जी ये जो टेक्नोलॉजी है इसके बनाने के पीछे वाले लोग कौन हैं। तो आप उनके फाउंडर्स को स्टडी करें कि जी इसके फाउंडर हैं कौन, और इसके फाउंडर जो हैं उनका क्या काम है, क्या बैकग्राउंड है। अब इसको कैसे आप पता करेंगे? देखिए वाइट पेपर तो आपने वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लिया और पढ़ लिया। उसके बाद इसके फाउंडर्स की अगर बात करते हैं तो आप लिंक्डइन पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप मल्टीपल यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मल्टीपल व्यूज़ के किस तरह से जो है इसके फाउंडर्स जो है इस टेक्नोलॉजी तक पहुँचे, या ये किस तरह उसको ग्रो करा रहे हैं, ये इन्होंने बनाया किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को, क्या वजह थी इसको बनाने की, और क्या वाकई में ये लोग इतने काबिल हैं कि ये टेक्नोलॉजी जिसकी ये बात कर रहे हैं, इन्होंने वाइट पेपर लिखा है, इसको ये कंप्लीट जो है वो डेवलप कर पाएंगे। दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ ये थी कि आप जो है ये देखें कि जी इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन क्या है, कि जो टाइमलाइन जो है इन्होंने बताई है कि लेट्स सपोज जी हम जो है वो मेन नेट पे इस वक्त जाएंगे, हम जो है अपना एक हार्ड फोर्क इस वक्त करेंगे, या हमारा कंप्लीट लॉन्च इस टाइम पे होगा, या इसके साथ इंटीग्रेशन इस टाइम पर होगी, XYZ सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी इन्होंने टाइमलाइन बताई है अपने प्रोजेक्ट की, क्या ये इसे सक्सेसफुली फॉलो कर रहे हैं? अगर चाहिए इसको सक्सेसफुली फॉलो कर रहे हैं, +-10% गिवन द अमाउंट ऑफ डाउट, या गिवन थोड़ा सा लेवरेज भी देते हैं ना आप टीम्स को, क्योंकि यार ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एक बड़ा मुश्किल काम है। तो आप कहते हैं कि जी चले +-10% हम ये देखते हैं, आपने 30 अक्टूबर कहा था, चलें कोई बात नहीं 15 नवंबर तक हो जाए या 25 सितंबर तक हो जाए, एंड सो फोर्थ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इसको ये फॉलो कर रहे हैं? क्या जो इनका प्लान है, जो ट्रैक है, वो बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर है या नहीं है, या इनकी ट्रेन पटरी से उतर गई है? तो ये बड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो टीम फॉलो कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वाकई में जो है ये प्रोजेक्ट अपनी रास्ते पर बिल्कुल सही जा रहा है, एंड इट्स गोना मीट इट्स डेडलाइन। उसका मतलब ये है कि अगर आप उसको बाय करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जब उसका मेन नेट आएगा तो उसकी प्राइस में इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसकी अडॉप्शन बढ़ेगी, लोग उसको लेना शुरू करेंगे, डेवलपर उस पर एक्टिविटी शुरू करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उन सारी चीज़ों पे थोड़ा और भी बात करेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ें जो हैं सबसे पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप वाइट पेपर पढ़ लें, आप फाउंडर्स को देख लें, आप प्रोजेक्ट की जो है रोड मैप को देख लें। उसके बाद चौथी जो चीज़ आती है वो है आपके पास टोकनॉमिक्स। देखिए टोकनॉमिक्स क्या है? टोकनॉमिक्स है बेसिकली कि किसी भी कॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है। अच्छा, इसको समझने की वजह क्या है? इसको समझने की वजह ये है कि लेट सपोज आप एक कॉइन बाय करते हैं, ठीक है, और आपने आंखें बंद करके बाय किया ये कॉइन, आपको नहीं पता इस कॉइन की टोकनॉमिक्स क्या है। इसका मतलब ये आपको ये नहीं पता ये कॉइन कहाँ कहाँ किस किस के पास पड़े हुए हैं। आपने एक कॉइन को बाय किया, उसकी प्राइस ऊपर गई और उसके बाद उस पर हैवी सेलिंग आई और उसकी प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ गई। आपको तो पता ही नहीं था हैवी सेलिंग कैसे आ गई।
तो इसके लिए टोकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंड होना बड़ा ज़रूरी है। देखिए टोकोनॉमिक्स के अंडरस्टैंडिंग में आप जो एलिमेंट्स जो देखते हैं, जो मैं देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि टीम के पास कितनी एलोकेशन है, गवर्नेंस के लिए कितनी एलोकेशन आपने करी हुई है, इसके अलावा जो है आपके प्रमोटर्स के लिए आपने कितनी एलोकेशन करी हुई है, अगर कोई फाउंडेशन है तो उसकी एलोकेशन कितनी करी हुई है, अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए या आईसीओ किया है तो जिन लोगों ने अर्ली इन्वेस्टमेंट करी उनकी क्या इसमें एलोकेशन है, अगर किसी वीसीज ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो उनकी क्या एलोकेशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर उसके बाद जो है पब्लिक में कितना जो है आपके कॉइन्स फ्लोटेड हैं। जब आप ये देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स जो है अगर टीम के पास हैं, ठीक है, तो उसमें आप दो सवाल पूछते हैं अपने आप से कि लेट सपोज एक कॉइन जो है उसका जो टोटल सप्लाई है, लेट सपोज ये मैक्सिमम सप्लाई है वो 100 है लेट सपोज, और उसमें से जो है वो 40% टीम के पास है या 30% टीम के पास है, तो जो है अब उसमें आप जो सवाल आप पूछेंगे वो ये है क्या जो है इसका कोई वेस्टिंग स्केड्यूल है। अच्छा, वेस्टिंग स्केड्यूल क्या होता है? देखिए वेस्टिंग स्केड्यूल का मतलब ये है कि भाई ये जो सप्लाई है, लेट सपोज मैं उस टीम का हिस्सा हूँ और मुझे उन्होंने जो है वो 5 कॉइन दिए हुए हैं, तो वेस्टिंग स्केड्यूल का मतलब ये है कि जब मैं वो कॉइन फ़ौरन बेच सकता हूँ या नहीं बेच सकता। अगर वेस्टिंग स्केड्यूल है तो इसका मतलब ये है कि जी जो सप्लाई लॉक करी हुई है इन्होंने वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है इन बैचेस खुलना शुरू होगी। लेट सपोज अगर मेरे पास 5 कॉइन्स हैं तो मैं पहले साल में 1 कॉइन बेच सकता हूँ, दूसरे साल में दूसरा कॉइन बेच सकता हूँ, तीसरे साल में तीसरा, चौथे साल में चौथा, बैचेस में खुलेगी वो सप्लाई। तो सप्लाई का जो है वो लॉक होना भी बड़ा ज़रूरी है, वेस्टिंग स्केड्यूल होना भी बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जब प्राइस अप्रिशिएट करेगी तो आपको ये सर्टेनिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इस वक्त मार्केट में कितना माल अवेलेबल है, कितने कॉइन्स अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं पता और आपने कॉइन लिया हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको सप्लाई और डिमांड के डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप जो है उसको आपको ये कभी भी नहीं पता होगा कि जैसे कहते हैं ना कि यार कोई गाड़ी आई और उसने मुझे साइड बैंड कर दिया, मतलब साइड से आके मुझे किसी गाड़ी ने हिट किया है या पीछे से हिट किया है, वो क्यों होता है? उसकी वजह ये होती है कि आपको पता ही नहीं है कि पीछे से कोई आ भी सकता है, आपको ये पता ही नहीं कि ऊपर से कोई सेलिंग भी आ सकती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें जो नॉर्मली मैं जो बेंचमार्क देखता हूँ कि 30% से ज़्यादा अगर टीम के पास है तो मसला है। फिर आप उसको स्टडी करते हैं कि भाई क्यों ज़्यादा है 30% से ज़्यादा टीम के पास, और टोटल फ्लोट जो है कितना अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर टोटल फ्लोट जो है आवाम के पास बहुत कम है, लोकल मार्केट के अंदर बहुत कम है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि जैसे जैसे वेस्टिंग स्केड्यूल अगर है और वो खुलेगा तो माल आना शुरू होगा और प्राइस वहाँ से डिप्रेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स बढ़ जाएंगे मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ें देखना कि किसी कॉइन की एट द पॉइंट इन टाइम सप्लाई की सर्कुलेशन कितनी है, सर्कुलेशन ऑफ सप्लाई क्या है, और उसकी टोटल सप्लाई क्या है और मैक्सिमम सप्लाई क्या है, ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। तो अब हमने 4 चीज़ें इसके अंदर समझी कि जो पहला मेरा नैरेटिव था जब मैं नवंबर में मार्केट के अंदर आया था, तो वो मेरा नैरेटिव क्या है। तो 4 चीज़ें उसमें थी कि जी वाइट पेपर आप पढ़ लें, उसके बाद जो है आप टीम को देख लें, उसके बाद जो है आप उसकी टोकनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जी इसके टोकनॉमिक्स क्या हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब मैं नवंबर में आया था तो मेरा व्यू ये था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये व्यू जो है क्यों मुझे लगता है कि आउटडेटेड हो गया है, और जो है मेरा नया जो मैंने व्यू बनाया है या मार्केट्स को देखने का और कॉइन्स को देखने का जो मेरा तरीका है वो क्या है, वो मैं अब आपको बताना शुरू करूंगा। तो जो दूसरा नज़रिया है उससे पहले मैं एक चीज़ आपको मजीद आखिरी चीज़ बता दूं, जो मैंने आपको कहा था कि 4 चीज़ें बेसिकली। तो देखें, पहली चीज़ जो हमने बात करी वो था वाइट पेपर, ठीक है ना। वाइट पेपर पे आपने वाइट पेपर पढ़ लिया और उसको समझ लिया कि टेक्नोलॉजी क्या प्रॉब्लम हल करती है। दूसरी चीज़ आपने देखी कि फाउंडर्स कौन है, कौन लोग इसके पीछे हैं। तीसरी चीज़ आपने देखी कि उसका जो है कैलेंडर क्या है बेसिकली। और चौथी चीज़ जो आपने देखी कि उसके टोकनॉमिक्स क्या है। एक आखिरी चीज़ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से, और वो है कम्युनिटी। देखें, किसी भी कॉइन या प्रोजेक्ट जो है ना उसकी कामयाबी उसी कम्युनिटी पर डिपेंड करती है। ये कम्युनिटी वो लोग हैं जो ये कॉइन्स बाय करते हैं, इन प्रोजेक्ट्स में यकीन रखते हैं, और ये एंथुजियास्ट्स हैं। ये बेसिकली वो लोग हैं जिनको यकीन है इस बात का कि ये जो प्रोजेक्ट है ना ये टू द मून जाएगा, ये प्रोजेक्ट जो है कोई बड़ा मसला ज़रूर हल करेगा। ये प्रोजेक्ट अगर वो होल्ड करके बैठते हैं तो इसकी प्राइस जो है उन्हें एक सब्सटेंशियल 20x, 30x, 50x, 100x के गेन दिखाएगी। तो ये कम्युनिटी जो है थ्रू थिक एंड थिन पूरे साइकिल्स के जो है बिटवीन द साइकिल्स, मतलब 2017 का अगर आप बात करें, 18 की बात करें, जिन लोगों ने कार्डानो लिया हुआ था वो लेके बैठे हुए थे, जिन लोगों ने इथीरियम उस टाइम पे लिया था वो लेके बैठे हुए थे उसको, और फिर वो जो है साइकिल टॉप्स पे बेचते हैं इसको। तो ये कम्युनिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और देखें, एक चीज़ जो है ना क्रिप्टो के अंदर जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं लेट सपोज एक क्रिप्टो के अंदर, और कभी ना कभी तो आप उस कॉइन को बेचेंगे ना यार, मतलब कोई ना कोई तो पॉइंट होगा। तो अगर आप जो है पब्लिकली ये बात ट्विटर पे करते हैं कि जी आई हैव सोल्ड माई पोजीशन इन दिस एक्स कॉइन, तो लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। लोग जो है ये कहते हैं कि यार आपने कैसे बेच दिया।
अब देखें ये चीज़ ऑन समबडी हु इज सेलिंग शायद उस पर नेगेटिव हो, मतलब एक एहसास होता है आपको, यार ये लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसका दूसरा नज़रिया देखें तो ये कम्युनिटी की स्ट्रेंथ भी बताता है कि यार कम्युनिटी जो है वो कितनी एंथुसियास्टिक है, कितनी लॉयल है अपने कॉइन के साथ। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये 5 चीज़ें हैं टोटल जिन पे आपने जो है, ये मेरा नज़रिया जो नवंबर में जब मैंने शुरू किया था, तो ये 5 चीज़ें मैंने फोकस करी थी कि यार इस तरह से मैं किसी प्रोजेक्ट को देखूंगा। अब मसला क्या है? देखिए मसला ये है कि ये 5 चीज़ें जो है ना, ये सवाल का जवाब तो दे सकती हैं कि इस प्रोजेक्ट में जान कितनी है। ये इस सवाल का जवाब नहीं देती कि इस प्रोजेक्ट की ग्रोथ कितनी होगी, ये प्रोजेक्ट ऊपर कितना जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये हमें अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ लेके आता है। और बैक इन लेट्स सपोज सितंबर के एंड में जो है मैंने इस चीज़ के ऊपर सोचना शुरू किया कि यार ये मुझे कैसे पता चलेगा कि जो एक्स प्रोजेक्ट है जिसको मैंने एनालाइज किया है और मैंने सब चीज़ें उसके अंदर देखी और ये बड़ा पावरफुल प्रोजेक्ट है, ये इसमें ग्रोथ कितनी आएगी, ये कहाँ तक जा सकता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। क्योंकि मैं साइकिल ट्रेडिंग करता हूँ नॉर्मली, मेरे पोर्टफोलियो का 90% ऑफ द एलोकेशन जो है वो पूरे पूरे साइकिल्स पे बेस्ड होती है। एज आई ऑलरेडी सेड दैट मेरा मुकाबला जो है, जो मेरे दिमाग के अंदर, वो रिटेल इन्वेस्टर्स से नहीं है। देखिए मेरा मुकाबला मैं अपने दिमाग में जो है ना फंड मैनेजर्स से करता हूँ। अपना आई कम्पीट अगेंस्ट देम। और मेरा मुकाबला जो है मैं ऐसे लोगों से करता हूँ जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स हैं। उसकी वजह क्या है? देखें उसकी वजह ये है कि मुझे ये पता है कि मैं मार्केट मूवर नहीं हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी कॉइन को बाय करूँ और मूव करा सकूँ। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तो एक बड़ी ज़बरदस्त जो है मैंने एक चीज़ सीखी थी और वो ये थी, वन ऑफ माई बॉस ही टॉट मी बैक इन 2016 के, रिंदानी you don't have to know what these market movers know, all you have to know is where they are looking. Once you know where they are looking, you understand their direction, you can allocate your capital over there, and then you can figure out what they were looking in that direction, why they were actually looking in that direction in the first place. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता हो कि जो लोग जो मार्केट मूव कराते हैं, जो वेल्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो देख कहाँ रहे हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, वो कौन से प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं। तो क्योंकि मैं जो है अपने आप को उस लिस्ट में समझता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पहुँचना है, तो उसका सबसे पहला नज़रिया, उसका सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो लोग सोचते कैसे हैं। मुझे भी वैसा वो नज़रिया आना चाहिए कि हाउ डू दीज पीपल एक्चुअली थिंक। तो देन इन सितंबर आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि यार किसी प्रोजेक्ट में ग्रोथ कैसे आती है। तो आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस आइडिया, और अब ये आइडिया मैंने 2-3 बड़े फंड मैनेजर्स और 2-3 बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनके मुंह से भी सुना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आई रीच दिस प्लेस इंडिपेंडेंटली। देखें जब आप किसी लेयर 1 ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट सोलाना, ठीक है। So I had a position in Solana. I have a position in Solana, and people who have been watching my Instagram as well, they know कि यार सोलाना जो है, और ये सारी पब्लिक कॉल्स हैं, अगर आप चाहें तो आप जाके देख भी सकते हैं क्रिप्टो स्वॉर्डफिश के पेज पे, यहाँ वहाँ अलग इंस्टाग्राम पे भी, कि सोलाना आई स्टम्बल्ड अपॉन सोलाना व्हेन इट वाज अराउंड 33, और वो वहाँ से जो है वो पहले साइकिल में बिफोर द मे रिट्रेसमेंट वो वहाँ से निकला और $44-45 का हो गया, और देखते देखते ही मतलब 28 पे भी दिखा और फ़ौरन वहाँ से वो शूट कर गया। तो एक पब्लिक कॉल मैंने बनाई कि यार 32 से नीचे मिले तो ले लें, लेकिन फॉर्चुनेटली जो है मार्केट में एक बड़ा डिप आया और मुझे मौका मिला एक पोजीशन खोलने का सोलाना के अंदर, जो कि फिर हमने ग्रेजुअली जिसको हम इंक्रीज़ करते चले गए। तो 20 और 25 के दरमियान हमने एक पोजीशन जो है सोलाना के अंदर बनाई। अच्छा, अब उसका थीसिस क्या था? देखें सबसे पहली चीज़ सोलाना का थीसिस, जो सोलाना का थीसिस जो मेरा बेस था ना, वो इस चीज़ के ऊपर था कि यार इस वक्त क्रिप्टो के मार्केट के अंदर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लेयर 1 के अंदर। तो जो पहला सवाल था वो ये था कि यार ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो है, ट्रांजैक्शंस नहीं है सबसे ज़्यादा, मतलब कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है उस टाइम पे जो वीज़ा या मास्टर के साथ जो है वो खड़ा रह सके नेक टू नेक। तो आई वेंट ऑन हंट कि यार कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा। तो देन आई स्टम्बल्ड अपॉन सोलाना, लेकिन बाय द टाइम आई स्टम्बल्ड अपॉन सोलाना निकल चुका था आगे। लेकिन फिर हमें मौका मिला तो हमने उस थीसिस के ऊपर जो है, ये एक प्राइमरी था, उस थीसिस के 5-6 पॉइंट्स थे, लेकिन प्राइमरी जो है इन द नटशेल जो है वो पूरा थीसिस बेस इसी बात पे करता था। तो हमने उसमें एक पोजीशन बना ली और वी ओपनड अ पोजीशन इन दैट 20-25 के बीच में हमने उसको एक्यूमुलेट किया। अब वो वहाँ से चलना शुरू हुआ और वी वर वेरी हैप्पी। हमने और मज़ीद 50 पे लिया, फिर 80 पे लिया, फिर 100 पे लिया, फिर 120 पे लिया ना, थोड़ा थोड़ा करके एवरेज अप करते चले गए। तो 150 तक हमने उसको एक्यूमुलेट करते रहे। अब सवाल ये है कि सॉल जो है वो 260-265 टच करके रिट्रेस करके फिर 186-82 का जो है उसने एक लो बनाया। अब ये कितना ऊपर जा सकता है, सवाल ये है, या इसकी ग्रोथ कितनी है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा?
तो देन आप व्यू बनाते हैं। देखिए जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना वो इसी तरह से सोचते हैं, दुनिया के जो थॉट लीडर्स हैं वो इसी तरह से सोचते हैं कि मैक्रो व्यू क्या है। तो आई केम अक्रॉस दिस आइडिया कि यार मैं किस तरह से सोचूं कि मुझे पता चले कि ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन की ग्रोथ कितनी होगी। तो देन आई स्टार्टेड अबाउट थिंकिंग ऑफ दीज ब्लॉकचेन एज एन इकोनॉमी, मिनी इकोनॉमीज, कि एक छोटी छोटी इकोनॉमीज़ की तरह मैंने इनके बारे में सोचना शुरू किया। एंड देन आई केम अक्रॉस दिस आइडिया कि यार किसी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, मतलब वो इकोनॉमी बड़ी कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए इकोनॉमी बड़ी कैसे होती है कोई भी, कि दो चीज़ें होती हैं ना। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि उसके अंदर बिजनेसेस कितने हैं, वो जो बिजनेसेस हैं वो ड्राइव करते हैं कि ये जो इकोनॉमी है ये कितनी ऊपर जाएगी, मतलब उसमें सप्लाई एंड डिमांड कितनी होगी, उसमें ट्रेडिंग कितनी होगी इस इकोनॉमी के ऊपर, और उस इकोनॉमी की ग्रोथ कितनी होगी। और ट्रेडिशनल इकोनॉमीज़ को भी देखने का यही तरीक़ेकार होता है ना कि यार आपका जो है वो LSM जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स होता है आपका, वो क्या बताता है, वो यही बताता है ना आपको कि जो है आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें कितनी प्रोडक्शन हो रही है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर डिमांड है, और जितनी आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है उतनी आपकी GDP ऊपर जाएगी, और जितनी आपकी GDP ऊपर जाएगी उतनी ज़्यादा आपके जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, आपके यहाँ लोगों के पर कैपिटा इनकम आपकी इंक्रीज होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। तो इसको मैं क्रिप्टो करेंसीज पे कैसे इंप्लीमेंट करूं, तो आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस मैट्रिक विच इज़ कॉल्ड डेवलपर्स एक्टिविटी। अच्छा, ये कोई मैंने आसमान से ईजाद नहीं किया, मैंने इसको कनेक्ट कैसे किया इस डॉट को कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ ब्लॉकचेन डेवलपर। तो बैक व्हेन एवेक्स जो है, एवलॉन्च जो है वो तकरीबन उस टाइम पे चल रहा था कोई $40-42 का। तो मेरी जब उनसे बात होना शुरू हुई मेरे दोस्त से, तो ही सेड कि असद भाई एवलॉन्च के ऊपर जो है ना वो एक्टिविटी तेज़ हो गई है ना, डेवलपर एक्टिविटी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि एवलॉन्च पे प्रोजेक्ट बनाओ। तो आई थॉट कि यार एवलॉन्च पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं और एवलॉन्च का प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये क्या वजह है। तो ये थॉट तो मैं ले रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि लोग कहाँ देखते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने एक टेस्टिंग पोजीशन खोली एवलॉन्च के अंदर, बहुत छोटी सी पोजीशन थी, और $300-400 की मैंने एक पोजीशन खोली एवलॉन्च के अंदर, एंड आई वेटेड, मैंने कहा देखते हैं। तो देन एवलॉन्च की प्राइस बढ़ना शुरू हुई। तो आई केम अक्रॉस दिस आइडिया कि यार ये डेवलपर एक्टिविटी है क्या। बेसिकली ये डेवलपर एक्टिविटी जो है एग्जैक्टली मिमिक करती है इस फिनोमेना को कि इस इकोनॉमी में, अगर इसको आप मिनी इकोनॉमी समझते हैं, इस इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी आएगी। क्योंकि देखें जितने डेवलपर उस पर काम करेंगे ना, इसका मतलब ये है कि उतने प्रोजेक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं जितने, और कोई जो है क्यों किसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा अगर वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड नहीं है। तो डेवलपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी अडॉप्शन बढ़ रही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। तो पहली चीज़ जो इक्वेजन में आई, और एवेक्स को आप सब लोगों ने देखा कि एवेक्स जो है वो $100 जो है वो क्रॉस कर गया। तो पहली चीज़ तो मैंने यहाँ से पिक कर ली इस इक्वेजन की कि यार क्रिप्टो करेंसीज अगर मिनी इकोनॉमीज़ हैं, और ख़ास तौर पे लेयर 1s को अगर हम देखते हैं जिसके अंदर आपका कार्डानो है, सोलाना है, इथीरियम है, पोलकाडॉट है, अगर ये लेयर 1s हैं और ये मिनी इकोनॉमीज़ हैं, और डेवलपर एक्टिविटी जो है ये बताती है एक मैट्रिक है इसका कि इसकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, तो दूसरा मैट्रिक क्या होगा। तो दूसरा मैट्रिक जो है, क्योंकि जब आप कोई नंबर ऑब्टेन करते हैं तो वो किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके पता चलेगा ना आपको कि कितनी जो है किसी प्रोपोर्शन टू सम अदर थिंग कितना बढ़ रही है कोई चीज़। तो दूसरा मैट्रिक जो है वो, देन आई केम अक्रॉस दिस आइडिया कि यार जब मैंने HNT के बारे में सुना, हीलियम नेटवर्क के बारे में, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि यार हीलियम नेटवर्क है वो मोबाइल हॉटस्पॉट्स दे रहा है, तो वो एक पूरी की पूरी चलती हुई इकोनॉमी के को रिप्लेस कर रहा है। एक बड़ा मटीरियलिस्टिक एक बड़ा मटीरियल नंबर है कि जिसको वो रिप्लेस कर रहा है। तो वाइल द टाइम आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थॉट, मुझे मेरा दूसरा प्लग मिल गया। वो दूसरा प्लग ये है कि किसी भी लेयर 1 ब्लॉकचेन के अंदर जो है वो ग्रोथ कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा आपको। वो ऐसे पता चलेगा कि एक तो उसके ऊपर डेवलपर एक्टिविटी कितनी है, और दूसरा कि वो कितनी रियलाइज्ड इकोनॉमी को रिप्लेस कर रहा है। लेट सपोज अगर मुझे ऐसा लगता है, एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू गो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप जाएं और आप सॉल्व खरीद लें एंड देन यू ब्लेम मी आफ्टर दैट, बिकॉज वी डोंट इंटेंड टू डू दैट, दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। तो अब द आइडिया इज़ के आपने सॉल्व ले लिया, और अब आपको ये पता है कि जैसे मैंने सॉल्व लिया था, तो हाउ डू आई सी दैट। तो देखें सॉल्व सबसे पहले उस पर एक तो डेवलपर एक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, प्रोजेक्ट सॉल्व के ऊपर बढ़ना शुरू हो गए, तो ये तो इक्वेजन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि मुझे क्यों लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो सॉल्व जो है वो ईथ के बहुत करीब पहुंच जाएगा इथेरियम के। उसकी वजह ये है कि देखें इथेरियम जो है ना, उसके ऊपर दो बड़े ऑब्वियस प्रॉब्लम है, स्केलिंग के इशूज़ हैं इथेरियम के ऊपर। एक तो चीज़ ये है कि उस पर ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत स्लो है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट यू कैन डू इन अ सर्टेन टाइम पीरियड वो कम है। दूसरी चीज़ क्या है
दूसरी चीज़ ये है कि उसमें गैस फीस बहुत ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो और सोलाना जो है बेसिकली अगर आप 1 मिनट की बात करें तो इन अ सेकंड जो है कई थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकता है इन कंपैरिजन टू ईथ विच कैन डू ओनली अ मल्टीपल ट्रांजैक्शंस इन दैट। तो देखिए एक मटेरियल वैल्यू है ना आपके पास कि जी अगर 1 मिनट में सॉल जो है लेट सपोज 50,000 प्लस ट्रांजैक्शंस कर सकता है, और सोलाना एक या और इथेरियम जो है वो 4-5 या इन अ कपल ऑफ मिनट्स जो है 3-4 ट्रांजैक्शंस ही कर सकता है। तो एक पूरी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है जिसको सॉल्व रिप्लेस कर रहा है। तो जब अगर ये इसको रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा है। और अगर आप इसको इकोनॉमिक मॉडल के अंदर डालते हैं और मिनी इकोनॉमी की तरह आप इसको देखते हैं तो इट मीन्स कि द सप्लाई इज़ देयर बिकॉज ऑफ द रीज़न कि डिमांड इज़ इंक्रीजिंग। तो डिमांड जो सप्लाई बढ़ रही है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ इट्स नॉट अ फेक इंक्रीज इन सप्लाई, इट्स बिकॉज द डिमांड इज़ इंक्रीजिंग, सो द सप्लाई इज़ देयर टू फिल आउट दैट गैप। तो इस व्यू के ऊपर जब मैं आया और जब मैंने इस तरह सोचना शुरू किया इन चीज़ों के बारे में, तो देन आई रियलाइज़ कि यार क्यों जो है इथेरियम जो है उससे ज़्यादा है बेहतर सोलानो, क्यों पोल्का डॉट से ज़्यादा बेहतर है सोलाना, और क्यों जो है कार्डानो से ज़्यादा बेहतर है सोलाना। तो ये जो है ये मेरा व्यू है और ये मेरा करंट व्यू है, और अब मैं इस तरह से सोचता हूँ कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ग्रोथ किस तरह से आएगी। तो देखिए अभी तक हमने जो है ना वो 2 चीज़ों के बारे में बात करी है कि मेरी सोच जो है वो व्हेन आई एंटर्ड दिस मार्केट बैक इन नवंबर, तो उस वक्त क्या थी और मेरा देखने का नज़रिया क्या था और किस तरह से जो है वो इवॉल्व होके मेरी सोच जो है इस टाइम पर जो है वो क्या है। तो अब 2 चीज़ें हमें पता है कि किसी प्रोजेक्ट को देखना किस तरह से है कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू क्या है, और दूसरी चीज़ ये है कि उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ को अगर देखना है तो हाउ डू वी हैव टू थिंक अबाउट इट। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है अमूमन जो है लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप ये बता दें कि इसकी प्राइस कितना ऊपर जाएगी, कितना नीचे आएगी, और मैं उन्हें कोशिश करता हूँ ये सिखाने की कि देखें अगर आपने मुझसे कुछ सीखना है ना तो आप ये सीखें कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं किसी चीज़ के बारे में, आप सोचते किस तरह है किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपको सोचना आ जाएगा ना किसी चीज़ के बारे में तो आप खुद ब खुद जो है वो व्यूज़ डेवलप कर सकते हैं जो मैं डेवलप करता हूँ, या मैं किस तरह से व्यू डेवलप करता हूँ, आपके पास वो फ्रेमवर्क आ जाएगा। तो 2 चीज़ों पे हमने बात करी है। पहली चीज़ ये थी कि अगर प्रोजेक्ट को देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है तो उसके लिए आप जो है वो 5-6 चीज़ें करेंगे। वो चीज़ ये थी सबसे पहले जो है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जो ये देखेंगे कि वाइट पेपर क्या है जो ये सवाल बताएगा कि इस टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी क्या है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जी लोग कौन है उसके पीछे, उसके फाउंडर्स कौन है जिनको आप लिंक्डइन पे देखेंगे, उनके इंटरव्यूज़ सुनेंगे यूट्यूब के ऊपर, एंड यूल ट्राई टू फिगर आउट कि इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तीसरी चीज़ आप ये देखेंगे जो प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं लोग और जो क्लेम कर रहे हैं क्या इनकी टाइमलाइन जो है उस प्रोजेक्ट को जो ये क्लेम करते हैं मीट करती है इनकी डेवलपमेंट एक्टिविटी की या नहीं करती। इससे आपको ये पता चलेगा कि वाकई में लोगों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो चौथी चीज़ आप ये देखते हैं उसके बाद के जी इसके टोकोनॉमिक्स क्या हैं, और 5वीं चीज़ आप ये देखते हैं कि यार इस जो है प्रोजेक्ट की कम्युनिटी कितनी बड़ी है, तो कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब आपको ये पता चल जाता है तो आपको ये समझ में आ गया कि इसमें जो है वो पैसे लगाने या नहीं लगाने। अब सवाल ये आता है कि इसकी ग्रोथ कितनी है, इस प्रोजेक्ट की कितना ऊपर जाएगा। तो उसको देखने का नज़रिया जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप मिनी इकोनॉमीज़ की तरह सोचते हैं, यू थिंक इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो डेवलपर एक्टिविटी कितनी है इसके ऊपर, कितने लोग इसके ऊपर डैप्स बना रहे हैं, कितने लोग जो हैं काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और दूसरा कि ये कितनी रियलाइज इकोनॉमिक वैल्यू को रिप्लेस कर सकता है ये प्रोजेक्ट। तो जितना ज़्यादा जो ये बड़ा नंबर होगा डेवलपर एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय the realized economic value that the project can replace, उतना ज़्यादा उसकी ग्रोथ के चांसेस हैं। तो ये 2 नज़रिए हैं देखने की चीज़ों को, और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जुदा नहीं है एक दूसरे से, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अक्सर औकात जो है आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि लोग जो है नैरेटिव बदलेंगे। देखें एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, द एबिलिटी टू चेंज योर माइंड विथ न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही चीज़ मैं अपने खुद भी फॉलो करता हूँ, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो लोग जो आप मेरे व्यूअर्स हैं मैं उन सबको भी ये कम्युनिकेट करता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से इन वीडियोस के ज़रिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें आपका जो व्यू है ना वो रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया रिजिड नहीं है ना, दुनिया डायनामिक है, दुनिया बदल रही है, और जिस तरह से दुनिया बदलती है आपकी सोच भी उस तरह से इवॉल्व करनी चाहिए कि यार दुनिया के अंदर ये चेंज आ रहा है तो हमारे अंदर ये चेंज क्यों नहीं आ रहा है, या हमारी सोच इस तरह से क्यों नहीं बदल रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जो है आपका व्यू शिफ्ट होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, देखिए उसकी वजह बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि मेरे और आपके पास या किसी के पास भी दुनिया में, शायद बड़े फंड्स के पास हो, इन्फिनिट रिसोर्सेज नहीं है, इन्फिनिट कैपिटल नहीं है। और कैपिटलिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है एलोकेशन ऑफ कैपिटल। तो जैसे जैसे आपका व्यू बदलेगा ना दुनिया के बारे में, वैसे वैसे आपकी करंट कैपिटल एलोकेशन भी चेंज होगी। तो
तो मिसाल के तौर पे अगर आप जो है आपका एक हाई रिस्क फंड है, या लेट सपोज आपने अपने पोर्टफोलियो के जो है वो 10% या 5% जो है बहुत हाई रिस्क कॉइन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आज से 5-6 महीने पहले आपने शायद मीम कॉइन्स में किया हुआ होता। आज जो है आपने जो है अभी 1 महीना पहले जो है जब फेसबुक ने मेटा लॉन्च किया, या उससे पहले भी जब इसकी बात शुरू हुई थी मेटावर्स की, तो शायद आपने गेमिंग कॉइन्स में वो हाई रिस्क जो है वो गेमिंग कॉइन्स में कन्वर्ट किया होता। एंड दिस इज़ हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म। बीच में लोगों ने NFTs में भी उसमें ट्रांसफ़र किया हाई रिस्क पोर्टफोलियो को अपने। तो यू सी दिस इज़ हाउ यू एलोकेट योर कैपिटल। आप चेंज करते हैं अपनी कैपिटल एलोकेशन को। अब जैसे मिसाल के तौर पे वी हैव हैड BNB सिंस इट वाज $50 और 30 पे हमने उसको एनालाइज किया था। और जो पहला थीसिस था ना जो बिल्ड किया था वो यही था, यही मेरा दिमाग की बात थी कि यार अगरचे ये बड़ा एक्सचेंज है लेट सपोज, और दुनिया के 60% ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स BNB के ऊपर हैं, तो इस कॉइन की वैल्यू होनी चाहिए ना यार। और अगर ये इतना पावरफुल ब्लॉकचेन है कि इसके ऊपर जो है बैरियर टू एंट्री नहीं है, मतलब कोई भी अपना प्रोजेक्ट इसके ऊपर बना के बाइनेंस स्मार्ट चेन पर डाल सकता है, एंड इट्स वेरी इजी टू डेवलप अ प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉकचेन की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वी टुक अ पोजीशन इन दैट। और हमारा व्यू ये था उस टाइम पे, वी बीइंग द नो आइस इन्वेस्टर, कि यार ये $100-125 का हो जाएगा, लेकिन वहाँ से रुका नहीं। और आपके सामने $50 से वो 350 के बाद थोड़ा डिप लिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर उसके बाद 500, फिर 500 के बाद 690, और फिर वापस रीटेस्ट करके फिर पीछे, फिर 280, 240, और देन अगेन 600 प्लस, और फिर नीचे। तो BNB, लेकिन फिर देखें यही वाली बात मैंने आपको कहा ना कि चेंजिंग व्यू के साथ जो है आपकी एलोकेशन भी चेंज होती है। तो जब मैं इस व्यू के ऊपर आया कि यार सोलाना का पोटेंशियल मुझे ज़्यादा दिखता है, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो को रीएलोकेट किया। मैंने जो है वो पैसे BNB में से मैं तकरीबन 80% ऑफ द पोजीशन जो है वो अपनी चेंज करी, उसको रीएलोकेशन की तरफ में लेकर गया, और 600 और समथिंग प्लस के ऊपर 580 to 615 के बीच में वो पोजीशन जो है हमने लिक्विडेट करी और सेल आउट करी। और वहाँ से जो है फिर हमने वही सेम चीज़ जो है वापस सोलाना में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करी उसके बाद, और हमने जो है वो $200 के ऊपर भी जो है सोलाना को, और 190 के करीब भी जो है वो रीएक्यूमुलेट किया। तो देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को जानना, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर मैं 5 साल पहले, 4 साल पहले, 6 महीने पहले एक बात बोलता था, लेकिन अब मुझे नई चीज़ पता चल गई है, तो शायद जो है मेरा व्यू चेंज हो जाना चाहिए, और जो कि ज़रूरी भी है। और मेरा व्यू अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आई एम टू स्टबर्न, और स्टबर्न लोग जो है ना वो मार्केट के अंदर बहुत परेशान होते हैं, बिकॉज इफ़ यू हैव एन इमोशनल कनेक्शन, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, मार्केट्स आर नॉट गोना ट्रीट यू वेल। तो क्योंकि मार्केट सर मेरिट को जो है ना वो बड़ा वैल्यू करती है। मेरे नज़दीक जो है दुनिया में अगर कोई चीज़ जो है वो मेरिट के बहुत करीब है तो वो है मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स। बिकॉज अगर आप नॉलेजेबल हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप काले हैं, गोरे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, मार्केट आपको जो है वो सही से ट्रीट करेगी, आपको जो है पूरा मौका देगी कि आप जो है अपने फ़न का मुज़ाहरा कर सकें। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो हमारे अख्ताम पर पहुंचता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं देना चाह रहा था सोच आपको मैं दे सकूं, और आप प्रोजेक्ट्स को जो है फंडामेंटली इन सोचों के साथ जो है, इन देखने के नज़रियों के साथ, इन पर्सपेक्टिव के साथ जो है वो अब शुरू करेंगे। और इन प्रोजेक्ट्स को, जो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें, फिर ख्वाह वो सोलाना हो, फिर ख्वाह वो HNT हो, या जो है वो Polkadot हो, या कोई भी प्रोजेक्ट हो, वेट हो, वन हो, वट एवर, आप इन टर्म्स ऑफ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, डेवलपर एक्टिविटी और ग्रोथ के बारे में जो आप सोचेंगे, और इन टर्म्स ऑफ द रियलाइज्ड इकोनॉमिक वैल्यू दैट इट्स गोना रिप्लेस फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, उसको देखेंगे। और उससे पहले आप जब एनालाइज करेंगे तो प्रोजेक्ट्स को, जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो आप उनको देखेंगे, उनसे आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्रोथ जो है इस वाले मैट्रिक से, या इस वाले ओपिनियन से, या इस वाले पर्सपेक्टिव से जो है आप उसकी ग्रोथ को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखें हकीकतन जो है गेम जो है ना वो किसी टॉप या बॉटम को देखना नहीं है, जिस तरह मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में ही बताता हूँ कि रीज़नेबल एरिया ऑफ बाय और रीज़नेबल एरिया ऑफ सेल जो है वो आपको मिल जाता है इससे। और अगर आपको रीज़नेबल एरिया ऑफ बाय और सेल के बारे में नहीं पता, और किस तरह से आप जो है किसी कॉइन के टारगेट्स को ढूंढेंगे वो नहीं पता, तो फिर आप मेरे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जो है उसको जाके देखें। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें कि मार्केट्स को ऑन डे टू डे बेसिस जो है, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह जो है आप हंट करते हैं, वो आपको जो है उस कोर्स में पता चल जाएगी। तो इसी के साथ जो है मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक चीज़ मत भूलिएगा, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, क्योंकि जब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो लॉन्च करेंगे तो ऑब्वियसली वी वांट, और आप भी ये चाहेंगे कि आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिले। और इसके साथ साथ कमेंट ज़रूर करें, और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप जो है और क्या देखना चाहते हैं, आपके सवालात क्या हैं।
देखिए मेरे सवालात तो हैं जो मेरा जर्नी रही है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं उन सारे सवालात को जो है वो कैटर कर सकूं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पता होंगी शायद, तो वो सवाल मेरे जहन में ही नहीं आएगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में डालें। अगर आप मेरे व्यू के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं, यू थिंक कि यार कोई और काउंटर ओपिनियन है इसके ऊपर, तो वो भी ज़रूर करें। मैं आई रियली वेलकम दैट। मुझे जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है यही तरीका है ख़ुद को इम्प्रूव करने का। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें। इसी के साथ जो है वीडियो ख़त्म पे पहुंचता है। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।